नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। साथियों, हम पढ़ रहे थे प्राचीन इतिहास और प्राचीन इतिहास की एक क्लास आपकी हुई थी। ठीक है, तो आज प्राचीन इतिहास का दूसरा क्लास है। जो पहली क्लास में जो आपको बेसिक बताया गया था, जो उसमें कुछ रह गया था पाषाण काल से जैसे संबंधित मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, इसके कुछ पॉइंट रह गए थे, है ना। तो इनके कुछ पॉइंट जो हैं इनको लिख लेते हैं, हो सकता है यहीं से एग्जाम में आपके पूछ लिया जाए। तो कुछ पॉइंट वाइज हम पहले से लिख दिए हैं ताकि थोड़ा समय कम लगे, वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो। तो कुछ पॉइंट है, पाषाण काल आपको बता दिए हैं, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल ये सब बता दिया गया ना। और इतिहास का वर्गीकरण भी आपको बता दिया गया है कि 3 भागों में इसका वर्गीकरण हुआ है ना। ऐतिहासिक काल से ये लास्ट इसका जो था वो कौन सा था, ऐतिहासिक काल इसका तीसरा भाग था। ठीक, तो आज कुछ इसके पॉइंट है, उसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक, ये पेपर में आपके आएंगे, बहुत ही अच्छे पॉइंट हैं। चलिए, पूरा पाषाण काल के बारे में बात करें। अगर पूरा पाषाण काल के बारे में बात करें तो इस पाषाण काल को क्या कहते हैं। पूरा पाषाण काल जो होता है इसको हम कहते हैं पत्थरों का युग। क्या कहते हैं? एज। इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं ओल्ड स्टोन एज, यानी पत्थरों का युग। इसको कहा गया है पत्थरों का युग, है ना। देखो, पत्थरों का युग क्यों कहा गया? क्योंकि पूरा पाषाण काल में केवल पत्थर ही थे, है ना। मानव थे और उनके बीच पत्थर, क्योंकि इनको और किसी चीज का ज्ञान था ही नहीं। तो इसको पत्थरों का इसीलिए युग कहा गया है ना, पत्थरों का युग कहा गया। जैसे पहला पॉइंट है पूरा पाषाण काल में कि सबसे पहले अध्ययन पूरा पाषाण काल की अगर किसी ने अध्ययन किया सबसे पहले तो 1863 में हुआ था। और किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूस ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूस ने किया था। आपसे अगर पूछेगा कि पूरा पाषाण काल का अध्ययन करने वाला कौन है, तो आप बताएंगे ये 1863 में हुआ था, रॉबर्ट ब्रूस ने किया था। बस, ठीक, एक पॉइंट ये हो गया। अगला पॉइंट क्या कहता है आपका? आग की खोज। हाँ, पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था? आग की खोज हुआ था, लेकिन एक समस्या थी। आग की खोज तो हो गई थी, परंतु ये आग से अनभिज्ञ थे, यानी इनको आग के बारे में और कुछ जानकारी नहीं था। ये आग लगाना जानते थे, पत्थर में पत्थर रगड़ कर ये आग जरूर लगा लिया करते थे, लेकिन ये आग का उपयोग नहीं कर पाते थे कि किस चीज में हमें उपयोग करना है। कि अगर जानकारी होती इनको तो आग जलाते, आग जलाने के बाद जो ये कच्चा मांस खाया करते थे उसको पका के खाते, लेकिन आग के बारे में ये अनभिज्ञ थे। ठीक, दूसरा पॉइंट आपका ये था कि आग से ये क्या थे? अनभिज्ञ थे। अगर भाई जानकारी इनको होती तो कच्चा मांस क्यों खाते, पका के खाते, और स्वादिष्ट लगता उनको, है ना। तो ये अनभिज्ञ थे, आग की खोज तो की लेकिन अनभिज्ञ थे। अगला है जीवन अस्थिर था। इनका कोई जीवन स्थिर नहीं था, है ना, क्योंकि इनका जीवन कोई स्थिर नहीं था कि एक इनका पर्सनल मकान हो गया वहीं पे रहना है। ये अपना जीवन जो है और समय समय के साथ ये बदलते रहते थे, एक ही दर पर नहीं रहते थे। आज मान लो किसी और पत्थरों के बीच में रह लिए, है ना, फिर निकल गए दूसरे पत्थरों के बीच में रहे, तो इस तरह ये घूमते थे और घूम घूम कर छोटे छोटे जानवर जो है उनका शिकार किया करते थे। कभी कभी ये हुआ करता था कि ये खुद ही शिकार हो जाया करते थे, है ना। भाई बड़े जानवर जो हैं उनका शिकार कर लेते थे, जैसे शेर वेरा इनका शिकार कर लिया करते थे। जीवन अस्थिर था, यानी ये एक दर पर अस्थाई नहीं रहते थे, ये इनका इधर उधर चलना हुआ करता था। ठीक, अगला पॉइंट है आपका पत्थर का उपयोग। इनके जीवन में केवल और केवल पत्थरों का ही उपयोग था। क्यों उपयोग था? भाई पत्थर से आग बनाना, पत्थर से आग बनाना यानी जलाना। ठीक, और पत्थरों से ही इनका जो एक तरह से देखा जाए तो घर बनता था ना, पत्थरों के बीच में रहना, वहीं पे लुक छिप के बैठना उठना, है ना, पत्थरों के बीच में ही सारा कार्य इनका होना था। तो पत्थरों का उपयोग किया करते थे केवल ये, है ना। अगला है आपका कच्चा मांस खाते थे। जाहिर सी बात है, आग की खोज तो इन्होंने कर ली, और लेकिन फिर भी ये कच्चा मांस खाते थे। क्यों खाते थे? क्योंकि इनको ये नहीं पता है कि मांस को भूनकर भी खाया जा सकता है ना। ये जानकारी इनके पास नहीं थी, इसलिए ये कच्चा मांस खाया करते थे, है ना। इसलिए ये कच्चा मांस खाया करते थे। शिकार किए, काटे पीटे, पत्थर से ही काटते थे। शिकार करने के बाद या तो ये मुंह से नोचते थे,
हाथ से या फिर पत्थर से मार मार के उसको तोड़कर खाते थे, यही काम था, क्योंकि ये आग तो पैदा कर रही है लेकिन उससे अनभिज्ञ थे। चलिए अगला पॉइंट है आपका, मनुष्य को शिकार का अल्प ज्ञान था। जाहिर सी बात है, मनुष्य को शिकार का अल्प ज्ञान था। शिकार कैसे किया जाए कैसे ना किया जाए ये इनको पता ही नहीं था, है ना। कैसे तैसे करके ये पकड़ के शिकार कर लिया करते थे, पत्थर फेंक के मार देते थे या फिर छिप कर पकड़ लिया करते थे, लेकिन इनको अल्प ज्ञान था कि शिकार करने का तरीका नहीं पता था इनको कि शिकार कैसे किया जाए। ठीक, पूरा पाषाण काल की हालात है ये, देखो। ठीक, अगला है आपका चित्रकारी की शुरुआत। इन्होंने चित्रकारी की शुरुआत की, पूरा पाषाण काल से ही चित्रकारी की शुरुआत हुई है। कैसे, जैसे कि आपसे कहा जाए भीमबेटका गुफाएं जो हैं आपकी, ये शैल चित्रकारी हैं। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो शैल चित्रकारी। क्या है शैल चित्रकारी? मतलब वहां पर जो पत्थर है उस पर चित्रकारी हुआ करती थी, पत्थरों पर चित्रकारी हुआ करती थी। ठीक, ये पत्थर थे उसी पे अपना चित्र बनाया करते थे। और इन्होंने किस रंग का प्रयोग किया था? लाल और हरा रंग का प्रयोग किया था। चित्रकारी के लिए रंग की बात करें तो लाल और हरा हुआ करता था। स्थान की बात करें कि ये कहां पाया गया है ना चित्रकारिता, तो रायसेन जिला में। कहां पे? रायसेन जिला, जो कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। कहां पे है? मध्य प्रदेश में है। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी विष्णु श्रीधर वाकड़कर। विष्णु श्रीधर वाकड़कर, इनको वीएस वाकड़कर भी बोलते हैं, कभी कभी पेपर में वीएस वाकड़कर भी आ जाता है। ठीक, यूनेस्को एक संस्था है जो स्थलों को क्या करती है? स्थान देती है। तो यूनेस्को में शामिल होना, ऐसे नहीं कि किसी को भी शामिल, किसी भी स्थान को शामिल कर दिया ना। यूनेस्को की एक संस्था है, वो डिसाइड करती है कि किसको कब शामिल करना है। तो यूनेस्को में शामिल ये कब हुआ था? 2003 में इसको शामिल किया गया था। भीमबेटका की गुफाएं, है ना, इसको शामिल किया गया था। चारों ओर, ये अगर बात करें भीमबेटका गुफाएं की, तो चारों ओर विंध्य पर्वत से घिरी हुई थी। भीमबेटका जो गुफाएं हैं वो चारों ओर विंध्य पर्वत से पूरी तरह से घिरी हुई थी। तो ये था आपके पाषाण काल की पूरी निचोड़, है ना। यहां से अगर आपसे पेपर में पूछा जाए तो आप आराम से बता देना। अब हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। इसको हम लघु पाषाण काल भी कहते हैं, बीच का, है ना। पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का, इसीलिए इसको हम मध्य पाषाण काल, लघु पाषाण काल कहते हैं। चलो, इसमें पहला पॉइंट आपका है शिकार का पूर्ण ज्ञान था। अब जाहिर सी बात है, पूरा पाषाण काल खत्म हो गया तो कई वर्षों बाद इंसान क्या होता है, एक पीढ़ी निकल गई, दूसरी पीढ़ी में कुछ ना कुछ तो सीखे ही होंगे। तो इन्होंने सीखा कि शिकार का पूर्ण ज्ञान, इनका मतलब सीख लिया कि शिकार कैसे किया जाता है, इसीलिए इसको कहा गया शिकार का पूर्ण ज्ञान था। लेकिन कारण था शिकार करने के लिए ये नहीं कि ये अच्छे अच्छे हथियार बना लिए। हथियार तो बनाए थे, लेकिन इनके जितने भी हथियार हुआ करते थे वो सब किसके थे? पत्थरों के थे। पत्थरों का भाला बनाना, पत्थरों का हथौड़ा बनाना, पत्थरों के और अन्य औजार जो शिकार को फेंक कर मारने का काम किया करते थे, है ना। तीर कमान का भी प्रयोग करने लगे थे ये शिकार करने के लिए। धीरे धीरे फिर क्या किए? तीर कमान का भी प्रयोग करने लगे। भैया तीर कमान बनाई, कहीं ना कहीं से आइडिया आया होगा इनके दिमाग में, है ना, क्योंकि एक बार प्रैक्टिस करने के बाद ही आइडिया आता है ना। तो तीर कमान बनाने का प्रयोग किया, कमान बनाया। उसके बाद तीसरा काम क्या किया कि इन्होंने पशु पालना शुरू कर दिया। कुछ जानवर इन्होंने पालना शुरू कर दिया, अपने साथ रखना शुरू किया उसको, कि अपने साथ में रहेंगे, उसको पालते थे, है ना। जानवर पालना शुरू किया। और एक काम इन्होंने किया कि मिट्टी का बर्तन बनाना सीख लिया। क्या किया? बर्तन बनाना सीख लिया, वो भी किसका? मिट्टी का बर्तन बनाना सीख लिया, जिसमें ये अपना सामान रखा करते थे, है ना, खाने पीने की चीजें रखा करते। खाने पीने की चीजें रखेंगे क्योंकि उस समय खेती बाड़ी तो इनके पास थी नहीं, खेती बाड़ी करके दाल गेहूं दाल चावल सब्जी, है ना, ये सब रखना, ये सब नहीं। तो इन्होंने क्या किया? बर्तन बनाना सीखा, मिट्टी के बर्तन बनाए थे। और इसके साक्ष्य की बात करें, जो मिट्टी के बर्तन बनाना, तो ये हमारे साक्ष्य जो मिले थे ये प्रयागराज में मिले थे। कहां पे? प्रयागराज में मिले थे। प्रयागराज उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक,
चलिए, शव दफनाने की प्रथा की शुरुआत मध्य पाषाण काल में हुई थी। शव दफनाने की जो शुरुआत हुई थी वो मध्य पाषाण काल या लघु पाषाण काल में आप कह सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि शव दफनाने की प्रथा शुरू हुई थी, है ना, तो कब हुआ था? मध्य पाषाण काल या लघु पाषाण काल। जैसे एक लिखिया क्षेत्र है जहां पर शव दफनाने की प्रथा को मतलब इसके मिले हैं, कंकाल वंकाल मिले हैं ना। लिखिया जो मिर्जापुर जिले के यूपी में है, मिर्जापुर जिले के यूपी में है, यूपी के मिर्जापुर जिले में, सॉरी, है ना, यूपी के मिर्जापुर जिले में है। लिखिया स्थान है, लिखिया गांव है ना, वहां पर मिला। क्या मिला था? 17 नर कंकाल मिले थे। 17 नर कंकाल मिले थे, दफन थे। ठीक, ये हो गया आपका मध्य पाषाण काल, लघु पाषाण काल। अब हम बात करते हैं नवपाषाण काल। क्या बात करते हैं? नवपाषाण काल। चलिए, नवपाषाण काल के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। नवपाषाण काल में क्या हुआ था? सबसे पहली बात, नवपाषाण काल में जो हमेशा रटाया हुआ प्रश्न होता है वो होता है आपका पहिए का आविष्कार। पूरा पाषाण काल में आपसे कहा जाता है तो आग का आविष्कार, और नवपाषाण काल में आपका होता है तो पहिए का आविष्कार। ये रटा हुआ होता है ना। उसके बाद इसमें कृषि का साक्ष्य भी मिला है। कृषि का साक्ष्य भी मिला। कहां मिला है? मेहरगढ़ में मिला है। मेहरगढ़ जो कहां पे है? पाकिस्तान में है, बेलन नदी के किनारे। मेहरगढ़ कहां पे है? बेलन नदी के किनारे, जो पाकिस्तान में है। हाँ, नवपाषाण काल में पूजा भी होती थी। नवपाषाण काल में पूजा भी होती थी, लेकिन ये नहीं कि पूजा होती थी तो वहां मंदिर बनाया जाता था। ये लोग पूजा पाठ करते जरूर थे, लेकिन मंदिरों का निर्माण इस काल में भी नहीं था। ठीक, तो 3 पॉइंट ये हो गए। इसके बाद एक आपका आता है, जो एक काल और बचता है, वो ताम्र पाषाण काल। ठीक, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसकी एक नोट्स बना लें, है ना, ये आपके लिए अच्छा होगा। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लें, हम मिटा रहे हैं। उसके बाद ये तो बात हुई पाषाण काल और मध्य पाषाण काल की, है ना। अब एक पॉइंट और है, उसमें एक ही पॉइंट है, बस लिखना है, ताम्र पाषाण काल। ताम्र से आपको याद आता होगा कि किस चीज की खोज हुई होगी? तांबे की। किसकी खोज हुई होगी? तांबे की। उसको भी लिख लेते हैं। फिर इसके बाद ये हमारा समाप्त हो जाएगा और हम चलेंगे किसकी ओर? सिंधु घाटी सभ्यता की ओर। किसकी ओर चलेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता की ओर। देखो, हम पहले से लिख ही इसलिए लेते हैं ताकि वीडियो लंबा हो ना, और समय से रहते हुए आपका सिलेबस भी पूरा हो जाए, है ना, और क्लास भी अच्छी लगे। क्योंकि और ज्यादा समझाने में अगर जाएंगे तो बहुत ही कम आपको लिखने को मिलेगा, प्रश्न भी ज्यादा नहीं मिलेंगे ना। ताम्र पाषाण काल। अगला है आपका ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल क्या है? ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल में मात्र एक ही पॉइंट आपको लिखना है, कुछ उसमें लिखना नहीं। तांबे की खोज। क्या? तांबे की खोज। इसमें सीधा एक ही पॉइंट लिख लीजिए आप, बस, तांबे की खोज। तांबे की खोज। तांबे की खोज, बस इसमें केवल लिखना है तांबे की खोज। और तांबे की खोज जो हुई थी, यह मनुष्य द्वारा या मानव द्वारा प्रयोग होने वाली प्रथम धातु है भैया। प्रथम धातु, इसीलिए इसको कहा गया है ताम्र पाषाण काल। अगर आपसे पूछा जाए मानव द्वारा प्रयोग होने वाली प्रथम धातु का नाम क्या है, तो आपको बताना है तांबा। क्या बताना है आपको? तांबा। चलिए, ये तो यह हो गया आपका पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। अब पाषाण काल से जितनी भी थी वहां पर ये समाप्त हो गया, आपका सारे पॉइंट हो गए। अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है, तो चलिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करते हैं। चलिए बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक, अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें क्या क्या होता था। ठीक, फिर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात कर ले सिंधु घाटी सभ्यता।
सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो ये 2500 से लेकर 1750 बीसी तक में इसका जिक्र है ना, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक, चलिए इसके सबसे पहले बात करें, अगर सिंधु घाटी सभ्यता में बात करें पूजा किस किस की होती थी। ठीक, आपसे यही पूछेगा किसकी पूजा नहीं होती थी, 4 ऑप्शन आपको दे देगा और बताएगा बताइए इसमें से किसकी पूजा नहीं होती थी या किसकी पूजा होती थी, जो भी ऑप्शन आपके लिए बनाया जाए। जैसे पूजा की बात करें, देखो सबसे पहले आता है यहाँ पे पूजा की सिंधु घाटी सभ्यता, जो वहां की सभ्यता के बारे में, जैसे किसी गांव के बारे में ना, गांव की क्या सभ्यता है, वैसे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या होता था कि मातृ देवी की पूजा होती थी। पहली बात किसकी, मातृ देवी की पूजा होती थी, है ना, मातृ देवी। देखो जो लोग एक मूवी आई थी मोहनजोदाड़ो, है ना, मोहनजोदाड़ो जब आप देखेंगे उसको, उसमें काफी आपको इतिहास का जिक्र है ना, काफी चीजें सही सही दिखाई गई हैं, कुछ बनावटी हैं, लेकिन आप उस मूवी को देखिए जरूर, मोहनजोदाड़ो। ठीक, उसमें मातृ देवी की पूजा, पूजा किसकी होती थी सिंधु सभ्यता में, मातृ देवी की पूजा होती थी, पशुपति की पूजा होती थी, वृक्षों की भी पूजा होती थी, जो वृक्ष हुआ करते थे, जैसे हम लोग है ना, नीम में जल चढ़ा देते हैं, पीपल में जल चढ़ा देते हैं, तो वह उस समय भी वृक्षों में वृक्षों का भी पूजा हुआ था। और अच्छी बात यह है कि सांप का भी पूजा, सर्प जिसको बोलते हैं ना, सांप का भी पूजा हुआ करता था। जल की पूजा करते थे लोग, जाहिर सी बात है जो वास्तविक है उसकी ये लोग पूजा करते थे ना, जल की पूजा करते थे, भूमि को उर्वरता की देवी मानकर पूजा किया करते थे, भूमि को उर्वरता की देवी मानते थे, जो धरती है हमारी उसको क्या मानते थे, उर्वरता की देवी, क्योंकि धरती ही सब कुछ देती है। आपको जीवन में कुछ भी चाहिए तो आपको कहां से मिलेगा, धरती से ही प्राप्त होगी आपको, हर एक चीज धरती से ही बना हुआ है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो धरती को उर्वरता की देवी मानते थे। ठीक, पशु की पूजा हुआ करती थी, पक्षियों की पूजा हुआ करती थी, और एक चीज और याद करिए, स्वास्तिक की भी पूजा होती थी। स्वास्तिक का मतलब होता है निशानों की पूजा, है ना, जैसे ओम का स्वास्तिक बना हुआ है ना, तो इसकी पूजा, इस तरह के जो स्वास्तिक हुआ करते थे उनकी भी पूजा हुआ करती थी। पूजा की बात हो गई। अब बात करें मंदिर की, कि सब सिंधु घाटी सभ्यता में क्या मंदिर थे कि नहीं थे, तो आपको बता दें सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर का कहीं जिक्र नहीं है, मंदिर नहीं हुआ करते थे। हाँ, ऐसे मूर्तियां बना के रख दिया जाता था, लेकिन मंदिरों का निर्माण नहीं होता था। ठीक, मंदिर के साक्ष्य कहीं भी नहीं मिले सिंधु घाटी सभ्यता में, मंदिर के साक्ष्य, मातृ देवी की पूजा जरूर होती थी, मातृ देवी की पूजा जरूर होती थी, लेकिन मंदिरों का कहीं जिक्र नहीं है, उसके साक्ष्य नहीं मिले, तो मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिले, ये आपको याद रखना। पवित्र पशु, ये सब लोग जानते हैं पवित्र पशु, जैसे आज के समय में देखा जाए ना, गांव गांव में आते हैं, सिटी में भी जाते हैं, कुबड़ वाला बैल, कौन, कुबड़ वाला बैल, कहते हैं ना कुबड़ वाला बैल आया भैया चलो कुछ दो, है ना, पीछे कुबड़ में कुबड़ निकला हुआ करता था, अब तो हाथ 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 पता नहीं कौन कौन सी चीजें वो करते हैं, तो कुबड़ वाला जो बैल हुआ करता था उसको पवित्र पशु मानते थे, उसकी पूजा करते थे ये लोग। ठीक, पवित्र पशु। व्यापार की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था कि आयात और निर्यात दोनों हुआ करता था। क्या होता था, आयात और निर्यात दोनों हुआ करता था, आयात भी होता था और निर्यात भी होता था, है ना, यानी वस्तु बेची भी जाती थी और वस्तु खरीदी भी जाती थी, तो आयात और निर्यात बात करें तो दोनों हुआ करता था। क्या होता था, आयात और निर्यात दोनों। एक चीज और, उस समय जो मीठे का प्रयोग करते थे, ना चीनी था ना गुड़ था, न चीनी था ना गुड़ था, क्योंकि गन्ना और गन्ना हो गया और जिससे शक्कर बनती है ना, चीनी बनती है, वो सब चीजें नहीं थी। तो मीठे में ये लोग क्या करते थे, शहद का प्रयोग करते थे, शहद का प्रयोग करते थे। शहद तो होता ही था भाई, प्राकृतिक है ना, मधुमक्खियां थी, काफी समय पहले से थी, शहद अपना पेड़ से निकालते थे और शहद का इस्तेमाल किया करते थे, तो मीठे में ये लोग शहद का बहुत अच्छी चीज का इस्तेमाल करते थे। अगर बंदरगाह की बात करें तो इसका एक बंदरगाह था लोथल। ठीक, वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह माना जाता था। अगर आपसे पूछ ले सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह, तो आपको बताना है लोथल। और लोथल कहां पर है, लोथल आपके गुजरात में, है ना, गुजरात में कहां पर है आपके, लोथल कहां पे है गुजरात में, बताइए। चलिए
बताइए आप जरूर कमेंट में। ठीक, बंदरगाह की बात करें तो लोथल था और सबसे बड़ा बंदरगाह था। ठीक, अब बात करते हैं धौलावीरा की। धौलावीरा क्या हुआ करता था? एक नगर। धौलावीरा जो है एक नगर है। और कैसा? सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र नगर जो 3 टीलों में था। किसमें था? 3 टीलों में। किसमें? 3 टीलों में। ये किसमें था? 3 टीलों में। लेकिन आपको बता दें जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता था वो 2 टीलों में विभाजित था। इसमें 2 टीलों में विभाजित था सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक, कौन कौन सा? एक आपका था पूर्वी और एक था पश्चिमी। देखो यहां पर देख लो, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो 2 टीलों में। चले हम आपको बता देते हैं वहां पे, पहले इसको हम पूरा कर लेते हैं ना। सिंधु घाटी सभ्यता एकमात्र नगर जो 3 टीलों में विभाजित था। धौलावीरा की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल ऐसा है जो यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है 2021 में, जो 40वां स्थान है इसका। ठीक, आपसे धौलावीरा की बात आपसे पूछा जाए 2021 में 40वां स्थल कौन सा है जो विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है यूनेस्को के, तो आपको बताना है धौलावीरा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। यूनेस्को में वर्तमान में भारत के कितने स्थल शामिल हैं? वर्तमान में अभी की बात करें तो कितने शामिल हैं? 43, यानी 43 उसमें शामिल है, 43 शामिल है। नोट कर लीजिए कि स्वतंत्रता के पश्चात सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल अगर कहीं खोजे गए हैं तो वो कहां खोजे गए हैं? गुजरात में। कहां पे खोजे गए हैं? गुजरात में। हाँ, चलिए एक चीज और, आप इसकी नोट्स जरूर बनाते रहिए। एक पॉइंट यहां रह गया है जो हम आपको नहीं बताए हैं, लेकिन वो पॉइंट आप यहां पर नोट कर लें। ठीक है, एक पॉइंट यहां गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता को 2 भागों में, 2 टीलों में विभाजित किया गया है। किसमें? 2 टीलों में विभाजित किया गया है। किसमें? 2 टीलों में विभाजित किया गया है। 2 टीलों में विभाजित किया गया है। ठीक, एक टीला आपका था कौन सा? पूर्व का था। पहला जो था पूर्व का था, दूसरा जो आपका था पश्चिम का था। पश्चिम का था। पूर्व और पश्चिम। पूर्व को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? ईस्ट, है ना, EAST, ईस्ट। और इसको क्या कहते हैं? वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, VEST, वेस्ट। देखो अब अंतर क्या था? 2 टीलों में विभाजित तो किया गया था सिंधु घाटी सभ्यता को, पूर्व और पश्चिम में, लेकिन इसमें किया क्या गया था? एक में आपके सामान्य लोग थे, जो पूर्व में था उसमें सामान्य लोग, है ना, सामान्य लोग, और जो पश्चिम में थे वहां राजा, और हम कह सकते हैं राजा या सरदार लोग रहते थे, है ना, सरदार लोग रहते थे। ये चीज याद कर लेना। ठीक, तो ठीक है भाई, आज तो सिंधु घाटी सभ्यता, और वीडियो भी काफी लंबा हो रहा है। इसके बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के बारे में बात करेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।